रोहित शेट्टी के साथ उनकी एक टिफ हुई। उस टिफ में क्या रोहित शेट्टी सही थे या आसिम रियाज सही थे? आसिम रियाज को एरोगेंट बोला जा रहा है। आसिम रियाज को यह दिखाया जा रहा है कि ही इज अ लूज। या कंटेस्टेंट सही में आसिम को गैंग अप कर रहे थे और मॉक कर रहे थे? क्या आसिम इतने वल्नरेबल हैं कि वो इस मॉकिंग को समझ नहीं पाए? वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं पी-पॉय के नए वीडियो पे, जो कि उन्होंने बनाया है आसिम रियाज के बारे में। बहुत शॉकिंग तरीके से उनको खतरों के खिलाड़ी से निकाल दिया गया, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। खतरों के खिलाड़ी रिसेंटली आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बुलाया जाता है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टास्क देते हैं। काफ़ी खतरों से भरा हुआ टास्क रहता है, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, क्या क्या पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। सो ऐसे सिचुएशंस में जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं निकाला गया जिस तरह से आसिम रियाज को निकाला गया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वाली बात हो गई है। सो पी-पॉय ने इस चीज़ को कवर किया है एंड उन्होंने बताया है इसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनको क्यों निकाला गया। तो उन्होंने टाइटल में लिखा है व्हाई आसिम रियाज थ्रोन आउट ऑफ द खतरों के खिलाड़ी, ट्रूथ बिहाइंड हिज फाइट। उनकी जो एक फाइट हुई है रोहित शेट्टी के साथ, एक फाइट को भी वहाँ पे शोकेस करा गया है। चांसेस है कि ये टीआरपी के लिए हो सकता है। तो वीडियो देखेंगे, उसके बाद सारी बातें करेंगे। वीडियो के लास्ट में मुझे क्या लगता है इस पूरे टॉपिक पे मैं सारी बातें मेंशन करूंगी, तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं सारी चीजें मेंशन करती हूं, तो प्लीज यार पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड शॉकिंग एंड रॉकिंग रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की रिएक्शन वीडियोस लाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को एंड देखते हैं आसिम रियाज को क्यों निकाला खतरों के खिलाड़ी से। सो लेट्स स्टार्ट। रोहित शेट्टी ने दिखाई एक स्टंटमैन का दिखाया वीडियो कि ये देखो हमारी टीम देखती है, वो टास्क करती है। कोई भी जो स्टंट होता है जी, उसका हम लोग पहले रिहर्सल करते हैं, कंप्लीट होता है, राइट, सेफ्टी चेक होता है कि ये स्टंट पॉसिबल है, तब जाके हम अपने खिलाड़ियों को बुलाते हैं और स्टंट करते हैं। तो जस्ट फॉर द प्रूफ। हाँ, वो मैंने क्रू वाले को बोला था कि अगर आप लोग देख रहे हैं ये एज पे खड़ा है बंदा जी, सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा जी। और आसिम ने जब बास में आया तो वहां कुछ सीन्स काट दिए, बिकॉज आसिम ने वहां बोला था जो दिखाया ना ये एपिसोड में कि हाँ पटको फिर मुझे। और शालीन और अभिषेक तो ऐसी चमचगरी कर रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि शो के बाद सही में रोहित शेट्टी कास्ट कर लेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है, लोग बोलते नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको चमचगरी करने के बाद रोल्स मिल जाएंगे फिल्म में। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो मतलब हाथ जोड़ के उनके पास में पहुंचूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये सब कुछ तो ठीक है, पर क्या आसिम का ऐसे शो को छोड़ना ठीक था? इसमें मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काश और आप देख रहे हैं पी-पॉय। एक इंसिडेंट बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो है आसिम रियाज का खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को बीच में ही छोड़ देना या उनको निकाल दिया जाना। रोहित शेट्टी के साथ उनकी एक टिफ हुई। उस टिफ में क्या रोहित शेट्टी सही थे या आसिम रियाज सही थे? आसिम रियाज को एरोगेंट बोला जा रहा है। आसिम रियाज को यह दिखाया जा रहा है कि ही इज अ लूजर, पर असलियत में क्या हुआ? क्या ये सब प्लान था? क्या ये खतरों के खिलाड़ी का एक मास्टर प्लान था? क्या रोहित शेट्टी या कोई विक्टिम कार्ड या एज कार्ड तो नहीं खेल रहे थे, जो मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है? क्या कंटेस्टेंट सही में आसिम को गैंग अप कर रहे थे और मॉक कर रहे थे? क्या आसिम इतने वल्नरेबल हैं कि वो इस मॉकिंग को समझ नहीं पाए? इन सारी बातों को डीकोड करेंगे और साथ में एक अहम चीज पे फोकस करेंगे कि क्या है एक प्रोफेशनल वैल्यू, क्या है जिंदगी जीने की वैल्यू, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ रियल लाइफ में ना हो। तो चलिए बात करते हैं इस वायरल इंसिडेंट और कंट्रोवर्सी की और डीकोड करते हैं कि आसिम यहां सही था या गलत। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि आसिम रियाज जब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आए तो इट वाज हिज कमबैक। एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज आसिम रियाज ने बिग बॉस सीजन 13 में तहलका मचाया था। ही बिकेम सो पॉपुलर, और ऐसी पॉपुलैरिटी, इतना पॉपुलर शो कभी भी बिग बॉस का नहीं हुआ, कोई भी सीजन नहीं हुआ। इस शो ने बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया था जो आज तक बिग बॉस नहीं पहुंचाता था। और जो उनकी राइवलरी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुई, उसके ट्रेंड्स हजारों नहीं लाखों में सीजन में थे ना, वो सीजन में सारे लोग ही बहुत अच्छे थे, ने इंक्लूडिंग अभिषेक जो एक और कंटेस्टेंट है इसी सीजन के खतरों के खिलाड़ी की, उन्होंने आसिम को 100% कॉपी भी किया। उनका सीजन नहीं देखा गौतम। आप आसिम को देखकर आए हैं तो आप तो इन सब की डुप्लीकेट हो इस हिसाब से। और कई लोगों ने आसिम बनने की कोशिश करी, कई लोगों ने सिद्धार्थ बनने की कोशिश करी, पर बन नहीं पाए। 1 2 3 4 5 6 लोगों की तरह झुंड में नहीं खेल रहा हूं, अकेला खेल रहा हूं। Hey, I've seen this one. This is a classic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाड़ में जाओ। मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया, समझ में आया ना?
तो इसलिए आसिम रियाज की कमबैक की बहुत ज्यादा वेट हो रही थी। आसिम रियाज ने अब कमबैक किया तो ऑब्वियस था कि आसिम रियाज को यूज किया जाएगा शो के मेकर्स के द्वारा टू गेन टीआरपीज फॉर खतरों के खिलाड़ी, जिसकी बात नॉर्मली कोई करता नहीं है, पर इस बार बात हो रही है तो ये सच है। चाहे आसिम रियाज के इस सीजन को छोड़ने की बात हो रही हो बीच में ही, पर आसिम रियाज की बात हो रही है। इनफैक्ट आसिम रियाज का ही थंबनेल लगा के खतरों के खिलाड़ी को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें आसिम रियाज को लीवरेज करके शो को मार्केट किया जा रहा है। तो आसिम रियाज ने शो के अंदर कुछ ऐसी चीजें कही कि ही इज द वन हु हैज ब्रॉट टीआरपीज टू दिस शो, नहीं तो कोई शो की बात नहीं करता। उसने बताया कि कैसे उसका फेम इतना बड़ा है कि यहाँ कितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनका फेम इतना बड़ा नहीं है। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need their money? It is for the fans I was here, not for these losers, bro. You understand? उसमें कहीं ना कहीं एरोगेंस झलक रहा था, पर साथ में सच भी था। ये भी सच था कि कई कंटेस्टेंट्स वहां आसिम को मॉक कर रहे थे। वो प्लान था या नहीं, पर एक चीज तो प्लान थी गाइस, वो प्लान थी जो टास्क में वेरिएशन था। आसिम को मॉक करने वाले जो सीन्स थे वो बकायदा मेकर्स ने दिखाए, पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जहां सारे कंटेस्टेंट्स जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं लग रहा था आसिम के सामने, वो बार बार आसिम को मॉक करते हुए नजर आ रहे थे। आसिम का एक डायलॉग है पेटेंट, वो जो फ्लाइट में था तब से बोल रहा है कि मैंने बहुत पेन सहा है तो पेन के बिना कुछ भी नहीं होगा, वो सबको यही बोलता है। तो आई थिंक उसके लिए बहुत इजी होता है ये। अभी सर ये कहाँ समझेंगे, लेवल पे नहीं आए हैं अभी। सर उसके लेवल पे आना भी नहीं। ये सर एक झुंड है सर, ये मैंने ऐसे झुंड बहुत संभाले हैं। तो मैं आसपास ये सभी एक ही झुंड है। ये साफ दिख रहा था कि और सबको बहुत ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, सबको बड़े अच्छे ढंग से दिखाया जा रहा है। और आसिम जब भी आते तो एक कॉमेडी म्यूजिक बजता। आसिम ने ये भी बोला कि उसको गैंग अप किया जा रहा है, वो सारे मॉक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक ठीक था क्योंकि सुमोना चक्रवर्ती जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनको जानता भी नहीं, कपिल शर्मा की साइड किक बन के उन्होंने कोई भी नाम नहीं कमाया आज तक। तो वो जब आसिम को ये बोलने की ही इज हाई हेडेड या वो टॉम क्रूज अपने को समझते हैं, वो सरासर गलत था। बिकॉज आसिम रियाज ने बस ये कहा था कि ये जो प्लेन वाला टास्क है, हेलीकॉप्टर वाला टास्क है, उसमें ऐसी फील आएगी, उनके भी बाल लंबे थे तो ऐसी फील आएगी जैसे टॉम क्रूज कर रहा था, तो इट विल गिव हिम अ वेरी गुड फीलिंग। बट सुमोना ने उसको अलग ही एक नजरिया दे दिया जिसपे सबने उनको मॉक भी करा। मेरे को सुमोना साइड में लगे क्या बोलते हैं, ये बोल रहा था मेरे को कि बाल बड़े होते तो मैं टॉम क्रूज लगता। फर्स्टली कान साफ कराने चाहिए इनको। जब हमने प्लेन देखा तो एक मूवी का सीन है टॉम क्रूज का जहां पे उसके बाल लंबे थे। मिशन इम्पॉसिबल। मुझे वो सीन याद आया। मैंने कहा मेरे भी बाल लंबे थे जो थे, और मैंने कहा कि आई वुड फील लाइक दैट। फीलिंग लाइक दैट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यू कैन फील लाइक दैट। देन यू आर रॉन्ग। वो तो यहाँ ये गलत चीज थी। और दूसरा, अभिषेक सिंह जो आसिम को कॉपी कर रहे थे लास्ट सीजन में बिग बॉस के, वो आसिम को ऐसे मॉक कर रहे थे जैसे एक चेला अपने गुरु को कर रहा हो, क्योंकि चेले तो साफ दिखाई दे रहे थे बिग बॉस सीजन में, पर यहाँ ऐसे मॉक कर रहे थे जैसे आसिम रियाज और वो सेम लेवल पे। हाँ सेम लेवल पे है बिकॉज एक शो होता है तो उस पे सब सेम लेवल पे होते हैं एंड अ जोक शुड बी टेकन एज हेल्दी। यस, तो आसिम रियाज का कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि हिज पेशेंस लेवल इज वेरी लो। उनका जो ईगो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा था। बिग बॉस बना रहे क्या ये लोग? खतरों के खिलाड़ी भी अभी बिग बॉस जैसा हो गया है। दिख रहा था साफ कि जोक्स को नहीं ले पा रहे, पर ये भी साफ दिख रहा था एवरीबॉडी वाज गैंगिंग अप ऑन आसिम। जो ज्यादा चिढ़ेगा उसको ज्यादा चिढ़ाएंगे ना कि तू मेरे को कॉपी कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही था। पर अभिषेक बार बार बीच में आसिम की, जब भी आसिम बोलते बीच में बोल रहे थे, जो दिखाता है अभिषेक की मैच्योरिटी भी, और ये भी दिखाता है कि अभिषेक कैसे अपने इमेच्योरिटी के साथ अपने काबू नहीं कर पाता। वो बिग बॉस के सीजन में भी दिख रहा था। ये मेकर्स का ही प्लान है कि आसिम को एक्चुअली में गैंग अप किया जा रहा था, उसको मॉक ये किया बिग बॉस बना रहे हैं, जो कि कई रियलिटी शोज में होता है। कई बार एक बंदे को आप कॉर्नर कर देते हो, कई बार इसलिए भी करते हो क्योंकि शायद वो आपको समझ नहीं आता। और आसिम को समझना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ही इज डिफरेंट, और हम बाकी सारे अलग लग रहे थे, आसिम डिफरेंट लग रहा था। दैट इज द रीजन Big Boss 13 Asim came out to be the one who confronted Siddharth and made Big Boss as the most loved season of all times. A season जिसकी टीआरपी इतनी ऊपर पहुंच गई जिनको छू भी नहीं पाता अब कोई भी सीजन। वो इसलिए क्योंकि आसिम was different, सिद्धार्थ शुक्ला was different। पर साथ साथ एक और चीज है जो हमने देखी, आसिम को जो टास्क दिए जा रहे थे वो टफ थे। फर्स्ट टास्क में आसिम ने बहुत अच्छा किया, तब भी उसको मॉक किया गया। दूसरे टास्क में तो ऐसा टास्क दिया गया जो बहुत डिफिकल्ट था, और चाहे आसिम से पहले दो गए कंटेस्टेंट्स ने वो टास्क नहीं करा, पर जब आसिम नहीं कर पाए तो सबने अगेन उनको मॉक करना शुरू कर दिया। ये बोला कि आप क्या एक्सक्यूज दोगे? सारे एक एक एक्सक्यूज बताओ, क्या क्या बोलेगा। आई लव दिस शो। सो पीपल वर टेकिंग हिज केस। तो उसके बाद जब आसिम ने कहा कि टास्क वैसे भी हो ही नहीं सकता,
अब उसने भी ईगो में बोल दिया, एंगर में बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, क्योंकि टास्क तो सही में डिफिकल्ट था। तो रोहित शेट्टी ने दिखाया, एक स्टंट मैन का दिखाया वीडियो कि ये देखो हमारी टीम देखती है, वो टास्क करती है। कोई भी जो स्टंट होता है जी, उसका हम लोग पहले रिहर्सल करते हैं, कंप्लीट होता है, राइट, सेफ्टी चेक होता है कि ये स्टंट पॉसिबल है, तब जाके हम अपने खिलाड़ियों को बुलाते हुए स्टंट करते हैं। Yes, तो sir. जस्ट फॉर द प्रूफ, मैंने क्रू वाले को बोला था कि अगर करके अगर आप लोग दिखाओगे देख रहे हैं ये एज पे खड़ा है बंदा जी, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। पर रोहित शेट्टी ने जो दिखाया वो बहुत ज्यादा बेमाना लगा, बिकॉज आइडली जो भी एक क्रू होता है, जब आप कंटेस्टेंट्स को टास्क देते हो तो उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता कि एक टास्क जो दूसरे को दे रहे हो वो इस लेवल का है और एक टास्क दे रहे हो इस लेवल का है। मतलब टफनेस की जो डिग्री है इतनी वेरी करे, वो तो गलत है ना, वो तो अनफेयर है। और वही आसम बोल रहा था। तो अगर किसी स्टंट ने जो बार बार प्रैक्टिस कर चुका है वो टास्क, या वो टेक्निकली स्टंट मैन है और या वो स्टंट मैन है, तो ऑब्वियसली वो तो टास्क कर लेगा, बट डजंट मीन कि वो टास्क की डिग्री सही है या फेयर है। इट वाज लाइक, अगर मैं एक एनालॉजी लूं तो जैसे एक डाइस है जिसमें 6 नंबर है वर्सेस एक डाइस है जिसमें 20 नंबर है, तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी दोनों टास्क में बहुत वेरी करती है। तो आप 20 नंबर वाला डाइस किसी को देते हो और फिर 6 नंबर वाला डाइस देते हो, तो एक्चुअली इट्स अनफेयर, बिकॉज आपको डाइस सेम नंबर वाला ही देना चाहिए। तो अगर रोहित शेट्टी कह रहे हैं कि भाई 20 वाले से भी 6 आ सकता है, 6 वाले से भी 6 आ सकता है, तो ये बेकार की एक्सप्लेनेशन है। ये वही कर सकता है जो कि एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो कुछ भी कहे उसको आप कहोगे हाँ सर क्या बात बोली सर, सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। और वहां सारे चमचे दिख रहे थे रोहित शेट्टी के, और शालीन और अभिषेक तो ऐसी चमचगिरी कर रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि शो के बाद सही में रोहित शेट्टी कास्ट कर लेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है, लोग बोलते नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको चमचगिरी करने के बाद रोल्स मिल जाएंगे फिल्म में। रोहित शेट्टी सर की बड़ी मूवी आपको साइन हो रही है, ऐसी खबर है, लोग काफ़ी बोल रहे हैं, इस पे क्या राय आप देना चाहोगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो मतलब हाथ जोड़ के उनके पास में पहुंचूंगा। सर मैं एक बात बोलूं सर, मतलब आप इस शो के होस्ट हैं, लेकिन आज जिस जिम्मेदारी से आपने सब कुछ हैंडल किया, हम लोगों को भी काम डाउन किया, वो जो पूरा सिचुएशन आपने जिस तरह से किया, यू वर लिटरली लाइक जिसको बोलते हैं ना कि परिवार का मुखिया जैसा होता है, और बच्चे कभी कभार बिगड़ जाते हैं तो कितनी जिम्मेदारी से माँ बाप कैसे संभालते हैं चीजों को, वैसे आपने किया सर। आज बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के सर, थैंक यू सो मच। पर आसिम को यही चीज अलग बनाती है, बिकॉज आसिम डिडंट केयर अ थिंग। जब रोहित शेट्टी ने ये बोला कि चुप हो जाओ नहीं तो मैं ये उठा के यहीं पटक दूंगा, तो दैट वाज रॉन्ग। अभी तूने बहुत बकवास की, बस सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा जी। और आसिम ने जब बास में आया तो वहां कुछ सीन्स काट दिए, बिकॉज आसिम ने वहां बोला था, जो दिखाया ना ये एपिसोड में, कि हाँ पटको फिर मुझे, पटको आप मुझे, बिकॉज तब तक वो सर करके बात कर रहा था। पर जैसे ही रोहित शेट्टी ने बोला तो ऑब्वियसली आसिम, द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज, ही वुड नॉट लिसन टू ऑल दिस काइंड ऑफ बकवास बिकॉज जस्ट यू आर सम काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द शो। फिर रोहित शेट्टी ने जब वो वहां चला गया, आसिम वहां से शो से निकल गया, तो रोहित शेट्टी ने अपना एज कार्ड डाला। मैं तो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूं, क्रॉस एन एज। और फिर जब आपके कॉलीग्स जो कि आपके जूनियर्स हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, जिन्हें आप बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। रोहित शेट्टी, अगर आप यहाँ एरोगेंस से बिहेव कर रहे थे तो आपने कुछ अलग नहीं किया। अगर आप इतने मैच्योर हैं, इतनी आपकी एज हो गई, तो आपने एरोगेंटली क्यों जवाब दिया आसिम को? तो ये, और फिर उसके बाद बोलना हम बच्चों की तरह ऐसे बात करते हैं, तो दिस इज एज कार्ड एंड दिस इज विक्टिम कार्ड। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप कोई रैशनल देते तो समझ में आता, पर अगर आप एज कार्ड खेलेंगे या विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो वो तो आपकी हिपोक्रेसी ही दिखाता। And you being a director or you being really old doesn't mean that you can say anything to anyone. ऐसे तो कोई भी ओल्ड व्यक्ति होगा या जो ज्यादा बड़ा होगा वो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ, और जो छोटे हैं वो सुनते रहेंगे। ऐसा ये तो इक्वालिटी नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट इज राइट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये सब कुछ तो ठीक है, पर क्या आसिम का ऐसे शो को छोड़ना ठीक था? इसमें मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक बहुत बड़े स्टोइक फिलोसोफर हैं एपिक्टेटस, उन्होंने कहा था, It's not what happens to you, but how do you react to it? That is what matters. तो आपके साथ जो हो रहा है, आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हो, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। मान लीजिए लोग गैंगअप कर रहे थे आसिम को, लोग उनको मॉक कर रहे थे, उनको डिफिकल्ट टास्क दिए जा रहे थे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आसिम डटा रहता, अगर आसिम मेहनत करता रहता, बिकॉज आसिम का फिजिक है, वो टास्क अच्छे ढंग से करता, शिद्दत से करता, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वुड हैव वन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हिज को कंटेस्टेंट्स, जैसा उसने बिग बॉस सीजन 13 में किया। पर यहाँ आसिम कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे, आसिम को उनके मजाक परेशान कर रहे थे, आसिम को पता था वो टीआरपी दे रहा है, पर आसिम अगर यहाँ थोड़ी इंटेलिजेंटली एक्ट करता और इस हर्ट को या इस मॉकिंग को चैनलाइज करता अपने टास्क में और आगे आने वाले शो के टास्क में और आगे आने वाले शो के पड़ावों में, तो कहीं ना कहीं आसिम
सबकी नज़रों में ऊपर चढ़ता और सब ये देख पाते कि सब बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आसिम यहाँ मैच्योर बिहेव कर रहा है और आसिम की एक अलग इमेज बनती और वो उससे भी ऊपर बनती। पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीस। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यू नो समटाइम्स वी क्रॉस द लाइन। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एरोगेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अगर आप एरोगेंटली बिहेव करते हो या आप दूसरों को वैसे ही जवाब देते हो जैसा वो, तो आप में और उनमें डिफरेंस नहीं रहता। पर अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे आप रेस में भाग रहे हो और कई लोग आपको मुंह खोल उड़ा रहे हैं, कैसे जीतेगा ये, कैसे जीतेगा, और धीरे धीरे अगर आप वो रेस जीत लें तो आपको वही कछुआ बोला जाएगा जो कि खरगोश के एरोगेंस के सामने भी जीत गया रेस। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था आसिम को। दूसरा, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हो, मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जांपल दूंगा। अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था और मेरी बॉस से झड़प हो जाए या मेरी टीम मेंबर से झड़प हो जाए तो मैं अपने एम्प्लॉयर को ताने नहीं दे सकता। अपने एम्प्लॉयर, मैं वो जॉब छोड़ के इमीडिएटली नहीं भाग सकता, क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने मुझे एम्प्लॉय किया है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ किया, वो मेरे को एक सैलरी दे रहे हैं। उस सैलरी, उस नमक का मुझे कर्ज उतारना चाहिए एंड आई शुड एक्ट प्रोफेशनली। प्रोफेशनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। आपको किसी भी सिचुएशन में प्रोफेशनल लाइन और दायरे को मेंटेन करना चाहिए। तो मेरी झड़प हो जाए बॉस से, मेरी झड़प हो जाए टीम मेंबर्स, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड टू मेक श्योर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा। मैं अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मुझे आइडेंटिफाई किया गया तो मैं उसमें पूरी शिद्दत के साथ वो काम करके जाऊं। मैं वो छोड़ दूं टीम, मैं वो छोड़ दूं जगह, पर नॉट इन अ अनप्रोफेशनल वे। आई शुड एक्ट प्रोफेशनली, और यहाँ मुझे लगा उसकी कमी थी। सिमिलरली जैसे मैं यूट्यूब क्रिटिक हूँ, मैं खतरों के खिलाड़ी को क्रिटिक कर रहा हूँ या मैं बिग बॉस को क्रिटिक करता हूँ, पर अगर मुझे बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है या वहाँ एक टॉक शो होस्ट करने का मौका मिलता है तो आई विल मेक श्योर कि मैं उस शो के लिए इतना करूँ कि वो शो सबसे बड़ा शो बन जाए। पर हाँ, जब मैं यहाँ एज अ क्रिटिक बात कर रहा हूँ तो ये मेरी जॉब है, पर वहाँ जब मैं पार्टिसिपेंट हूँ तो वो मेरी जॉब है। तो मेरी जो जॉब है वो मुझे ईमान से करनी चाहिए, श्रद्धा से करनी चाहिए, शिद्दत से करनी चाहिए और प्रोफेशनली करनी चाहिए। जहां आसिम चूक गए। ऑल्सो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी गेम, कोई भी शो, कोई भी कंपनी एक टीम की तरह काम करती है। वहां कोई भी एक बड़ा नहीं होता या छोटा होता, किसी में कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी में कोई स्ट्रेंथ होती है। I think the show becomes a hit, the company, the project becomes a hit only when all the people come together. A game is won only when all people come together and show their strengths in respective areas. कोई सॉकर के मैच में डिफेंड करता है तो कोई एग्रेसिवली गोल करता है और कोई मिडल में रह के पास करता है, गेम को स्ट्रेटेजाइज करता है और कोई बाहर से कोचिंग करता है, मोटिवेट करता है, बताता है कहाँ गलती हुई है। तो सबका एक एक रोल, सबका रोल बहुत जरूरी होता है एक शो को बनाने में, एक गेम को जिताने में और एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज बनाएं, उन वैल्यूज को ना तोड़े चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो इसलिए मेरा एक ये टेक है जहाँ मैंने आपको बताया कि आसिम रियाज के साथ क्या हुआ। टीआरपी जनरेट करने के लिए बहुत सारी प्लान चीज़ें करी गई, ऑब्वियसली उसको टास्क भी डिफिकल्ट दिया गया। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है कि कैसे आई थिंक इट वाज अ प्लान्ड वे कि आसिम एग्रेसिव हो और आसिम को यूज़ किया जाए फॉर टीआरपीज, और वही हुआ। अभी आप देख रहे हैं सारे जो थंबनेल्स है हर जगह आसिम 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 हो रहा है। खतरों के खिलाड़ी की बात कौन करता है? पर आसिम ने ये तो सच कहा कि ही इज द वन हु ब्रॉट टीआरपीज और उसको कोई झुटला नहीं सकता। जो भी बाकी सब थे उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, बस आसिम की बात कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ हिम लीविंग द शो इन द एपिसोड 2 एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आसिम रियाज। और ये वीडियो पीपोए में भी जो हो रहा है वो आसिम रियाज की वजह से हो रहा है, इमेजिन करिए। तो रोहित शेट्टी, आप बहुत सारी मूवीज बनाते हैं पर जो आसिम ने 2 एपिसोड्स में आपको टीआरपी दे दी इस शो के लिए, शायद आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी बड़ी बड़ी मूवीज के फिल्म स्टार्स भी वो टीआरपी आपकी मूवीज को नहीं दिलवा पाते। तो बात तो है लड़के में, हाँ उसको काउंसलिंग की जरूरत थी जो आप नहीं कर पाए, बस आप एज कार्ड खेल पाए। मैं यही कहूंगा, मेरे टेक्स ब्लंट होते हैं पर इन्हीं ब्लंट टेक्स के लिए आप यहाँ आते हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कि मेरी टिप्पणी की है सारे मुद्दे के बारे में, क्योंकि जिन लोगों के फेस पे मास्क होते हैं उन मास्क को मैं उतारने का काम करता हूँ। आपके जो पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं उन पर्सपेक्टिव में एक नया पर्सपेक्टिव देकर आपको सोचने में मजबूर करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हैं पीपोए और अब कुछ नहीं छुपेगा। ओके, वीडियो खत्म हो चुकी है। लास्ट में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी जहाँ पे कि एक बूढ़े अंकल जो है वो एक लड़की के बाल को छू के पता नहीं क्या वो सूंघ रहे थे, क्या कर रहे थे। आई थिंक वो टकले थे इसलिए उनको, मुझे लग रहा है पता नहीं वो क्या कर रहे थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या कर रही है। ओके, खत्म हो चुकी है ना, बात कर लेते हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इनके कुछ कुछ ओपिनियंस थे जो कि मुझे ठीक नहीं लगे। बाकी मुझे ऐसा लगा दैट कि खतरों के खिलाड़ी, जो सबसे पहले जो मुझे लगा वो मैं बता देती हूँ। खतरों के खिलाड़ी जो है वो बिग बॉस में जो भी लोग रहते हैं ना,
मोस्ट जो फेमस रहते हैं, जो कि सीरियल वगैरह में भी रह चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियल वाले लोगों को ही बुलाते हैं खतरों के खिलाड़ी में, लेकिन जो सीरियल में भी काम कर चुके हैं, जो मूवीज़ में थोड़े बहुत काम कर चुके हैं, उनको ज़्यादातर बुलाया जाता है। एंड बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स को तो ज़्यादातर बुलाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, सारे लोगों को नहीं बुलाते। तो मुझे लगता है ना, खतरों के खिलाड़ी में अब से जो है वो बिग बॉस वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि जितने सीज़न मैंने देखे थे, जब कलर्स टीवी पे जब ये शो आता था तब मैंने देखे थे, तो उस टाइम पे जो है वो खतरों खिलाड़ियों के मतलब निजी बातों को ज़्यादा शो में नहीं शोकेस करते थे। टास्क 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 टास्क, उसके बाद फिर रोहित शेट्टी से इंटरेक्शन, एंड देन अगेन दूसरा टास्क, दूसरा लोकेशन। एंड इस चीज़ को जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा TRP नहीं मिल रही होगी। मे बी दैट्स द रीज़न कि उन्होंने शो के फॉर्मेट पे थोड़ी सी चेंजेस लाई। प्रियंका त्रिपाठी वाला सीजन मैंने देखा था, उस टाइम पे कंटेस्टेंट्स है उनकी बातचीत को भी टीवी पे बहुत ज़्यादा वो दिखा रहे थे, उनके बीच के मजाक को दिखा रहे थे, उनके बीच गाना भी उसके अंदर एक ऐड कर दे रहे थे कि फॉर द एंटरटेनमेंट पार्ट। तो मुझे लगता है कि शो को टाइम के साथ थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत होगी मे बी। सो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने शो के फॉर्मेट में अब बिग बॉस वाला एंगल भी डालने की कोशिश करी है, जहाँ पे कि लोगों के बीच में जानबूझ के वो भिड़ंत करवा रहे हैं, जानबूझ के लोगों को लड़वा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलो। जैसे कि बिग बॉस में भी ऐसे होता है कि वो खुद बोला जाता है उनको कि आप इस टॉपिक को छेड़ो जाके, ताकि वो बंदा जो है वो अग्रेसिव हो, आपको उल्टा सीधा बोले, फिर आप उसको उल्टा सीधा बोलो। आप छोटी छोटी कमियां देखो लोगों की, छोटी छोटी कमियों को ऊपर झगड़ा करो, जब कोई टॉपिक ना मिले तो उल्टी सीधी बातें करने लग जाओ किसी के बारे में। सो ऐसी चीज़ें कोई बेवकूफ़ी करेगा रियल लाइफ में, जो टीवी पे होता रहता है। मैं बिग बॉस में देखती हूँ, बोलते रियलिटी शो है, बट कुछ भी रियल नहीं होता है उसमें, बिल्कुल सब कुछ प्लान्ड होता है। सब बातें ऊपर से आई रहती हैं कि आप ये बोलो, वो बोलो, ये चीज़ें बोलो। आप चाहे कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी टॉपिक पे ले लो। जो बात कही जिससे कि मैं डिसएग्री करती हूँ कि जो असीम रियाज का जो शो था, जो बिग बॉस सीजन जिसमें असीम रियाज ने काम करा था, वो सिर्फ और सिर्फ असीम रियाज की वजह से हिट हुआ था, इतना ज़्यादा TRP नहीं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी बातें, उनका जो एटीट्यूड, उनका मतलब हर एक चीज़ इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। उनमें से सबसे ज़्यादा सिद्धार्थ शुक्ला, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द शो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से जो शो का TRP है वो बहुत ज़्यादा हाई गया था। सिडनाज सबसे बड़ा वो था। सिडनाज जो है वो शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला की जो जोड़ी थी उसने काफ़ी ज़्यादा TRP बटोरी, क्योंकि नाज की जो एक भोलापन, एक मस्करापन, एक नादानी भरा एक जो एटीट्यूड था शो के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। शो के बाद वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि वो सीधे मूवी क्यों चली गई। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट इन लोगों ने भी डाला शो के अंदर। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शो के अंदर वैल्यू ऐड करी, तो सिर्फ और सिर्फ असीम रियाज ने नहीं करा था। असीम रियाज एक अलग पर्सनालिटी लेके आया था, जो कि इनटॉलरेंस, मतलब कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था किसी को। थोड़ा सा भी कुछ पिनक जाता था, थोड़ा सा भी बात पे झगड़ा करने लग जाना, जैसे कि यहाँ इस वीडियो के अंदर भी उन्होंने मेंशन करा दैट की एटीट्यूड है, थोड़ा बहुत बच्चों की तरह बिहेवियर करना, हर छोटी छोटी बात पे वो हो जाना कि अच्छा ठीक है मेरे खिलाफ में ये सब बोल रहे हैं, तो मतलब दे आर ग्रुप्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें करना तो बहुत सारा मैटर करता है। एंड अचानक से ही मतलब आते ही अपने ओपोनेंट को अपना एकदम विद्रोही मान लेना कि नहीं मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा, तो ये सब चाइल्डिश बिहेवियर में आता है। एंड इनटॉलरेंस होना कि छोटी छोटी बातों पर भी भड़कना, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के पीछे। एंड अनप्रोफेशनल, जिसको इन्होंने कहा अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेवियर में ये सारी चीज़ें आती हैं। एक काम के लिए आपको असाइन किया गया है कि हाँ यहाँ पे आपको काम करना है, तो वहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल तरीके से काम करो। अगर आप अनप्रोफेशनल रहोगे तो कोई भी आपको साइन नहीं करेगा। बहुत जगहों पे असीम की भी गलती थी एंड बहुत जगह पे शो के मेकर्स ने जो है वो प्लान ही करा था। आई थिंक मुझे तो लगता है प्लान ही करा था असीम के खिलाफ, बिकॉज असीम इज़ ईजी टारगेट उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा
वल्नरेबल थे कि वो तुरंत से पिनक जा रहे थे, तुरंत से उनके गुस्सा आ जा रहा था, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठाया मेकर्स ने एंड अपने टीआरपी को ग्रो कर लिया। सो ये तो भाई एक स्मार्ट मूव था। एंड जहाँ तक बात करूँ रोहित शेट्टी की, तो रोहित शेट्टी का मैंने जितने भी सीज़न देखा है सब में लोग ऐसी ही उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं एंड ये एक नेचुरल भी आता है, लेकिन बहुत सारे लोग चापलूसी भी करते हैं, तो इसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि लोग चापलूसी करते हैं। जैसे कि शालीन की बात की इन्होंने, अभिषेक की बात की, तो ये लोग तो है ही वैसे चापलूस करने वाले, तो इनका तो हर सीज़न में दिख जाता है असली चेहरा इनका। हर सीज़न में सलमान की शो पे जाएंगे तो सलमान खान की चाटने लगेंगे, तो इनका तो है ही भाई ऐसा सीन। लेकिन असीम रियाज एक डिफरेंट काइंड का बंदा है एंड वो किसी को भी अपने से ऊपर नहीं समझता है, जैसे कि दिख ही रहा था। तो कहीं ना कहीं उसने इस टाइप की चीज़ें खुद से मतलब करने की कोशिश करी एंड अनप्रोफेशनल तरीके से थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर चुके की एंड वो शो के बाहर चले गए, शो उन्होंने खुद ही क्विट कर दिया। तो ये हुआ है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी असीम की भी गलती है, उन्हें शो क्विट नहीं करना चाहिए था, प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा शो करना चाहिए था ताकि और काम भी मिल सकता था इस चीज़ से एंड उनको और फ़ायदा भी हो सकता था, उन्हीं को फ़ायदा होता। क्योंकि यार शो मिलना, एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि यार उन्हें शो ही नहीं मिलता है, उन्हें कोई कास्ट ही नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे जगह पर अगर आपको कोई शो मिलता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के करियर के लिए, एंड करियर में इस तरह से चीज़ें गलतियाँ करना is not a great thing, I think not a good thing। and वो भी इतने बड़ा डायरेक्टर के सामने उन्होंने इस तरह से चीज़ें की। एंड रोहित शेट्टी का जहाँ तक उन्होंने बोला कि वो एज कार्ड खेल रहे थे, तो एज कार्ड जो है वो एक्चुअली मुझे नहीं लगा कि एज कार्ड खेल रहे थे, क्योंकि वो हमेशा से ही हर सीज़न में वो इतने सारे सीजन्स को वो कर चुके हैं, तो वो जानते हैं कि कैसे कंटेस्टेंट को संभालना है, कैसे चीज़ों को करना है। बट अगर ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए था तो आई थिंक तो फिर तो ये प्लान्ड था, और अगर ये प्लान्ड नहीं था तो मुझे लगता है कि सीनियर डायरेक्टर होने के नाते थोड़ा बहुत उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी। एंड जहाँ तक बात है कि असीम ने उनके साथ बदतमीज़ी करी, तो वो थोड़े से है उस टाइप के, उनका भी नेचर उस टाइप का है, तो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने उस तरह से रिप्लाई करा। तो ये था। तो आई होप कि आपको, बाप रे बारिश हो रही है सो आई होप कि आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा। एंड मेरा जो ओपिनियन था मैंने वो रखा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर से कमेंट करके बताना, मुझे जान के खुशी होगी। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।